हेलो साथियों, मैं जैकब एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी आधारित टारगेट कुछ मल्टीपल प्राचीन इतिहास के बहुत ही बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ क्या कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में यह श्रृंखला 7वीं है जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो जानते हैं पहले, इसमें हर्षवर्धन दिया हुआ है। वर्धन वंश में सिर्फ हर्षवर्धन को पढ़ना है। तो थोड़े से इसकी पृष्ठभूमि पे एक नज़र डालते हैं। वर्धन वंश, ठीक मित्र, वर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक जो थे वह कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। ठीक है मित्र, पुष्यभूति थे। तो इसीलिए कहीं कहीं आपको मिल जाता है इसका वर्धन वंश का नाम क्या मिल जाता है? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के नाम से भी मिल जाता है, क्योंकि पुष्यभूति जी तो वर्धन वंश के संस्थापक थे। आगे आते हैं। तो पुष्यभूति के बाद बैठते हैं कौन? राजगद्दी पे प्रभाकर वर्धन। कौन बैठते हैं मित्र? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। ये 600 ईस्वी की बात है। प्रभाकर वर्धन बैठते हैं। तो प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र होते हैं, एक पुत्री और 2 पुत्र। ठीक है मित्र, एक होते हैं राज्यवर्धन। कौन बच्चा? राज्यवर्धन। और एक उनकी पुत्री राजश्री। राजश्री। और एक इनके पुत्र हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। ठीक है मित्र, अब आते हैं, इनके 3 पुत्र थे। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पे जो बैठते हैं वह राज्यवर्धन बैठते हैं। ठीक है मित्र, आइए अब राज्यवर्धन को देखते हैं। तो जो राज्यवर्धन होते हैं, कौन बच्चा? राज्यवर्धन। इनका सामना 2 शासकों से, एक है शशांक और एक है देवगुप्त। कौन बच्चा? देवगुप्त। ठीक है मित्र, देवगुप्त। इन 2 शासकों से होता है। तो राज्यवर्धन क्या करते हैं? इन दोनों पे विजय भी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन ये दोनों धूर्तता से, क्या? धोखे से बच्चा, धोखे से क्या करते हैं? इनको, राज्यवर्धन को मार देते हैं। तब अल्प आयु में, लगभग 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है। क्या मित्र? राज्याभिषेक होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्याभिषेक होता है लगभग 606 ईस्वी में। कब बच्चा? 606 ईस्वी में। अब आगे का वाकया देखते हैं। तो जब इनके राजा बनने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, एक राज्यवर्धन का जो प्रमुख सेनापति था वह इनको सूचना देता है कि आपके बड़े भाई की हत्या शशांक और देवगुप्त ने मिलकर कर दिया है। ठीक है मित्र, जिसका नाम कुंतल था। कुंतल नाम का एक अश्वारोही था। क्या था? कुंतल नाम का। कुंतल, ये पूछेगा नहीं, हालांकि काफ़ी डीप में हो जा रहा है। कुंतल नाम का क्या था? अश्वारोही था। मतलब इनकी सेना का एक व्यक्ति था जो आके हर्षवर्धन को सूचना देता है इनकी मृत्यु का। तो हर्षवर्धन दुखी होते हैं और मन ही मन एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि क्या करना है, हमें बदला लेना है। अभी ये सोच ही रहते हैं, तब तक क्या होता है कि मैं एक और वंश की बात करता हूँ। जो इनकी बहन थी राजश्री। ठीक है बच्चा, कहीं कहीं राज्यश्री या राजश्री। ठीक है, इनकी जो शादी है वह मौखरी वंश के शासक किसके साथ? ग्रहवर्मा के साथ हुई थी। किसके साथ मित्र? ग्रहवर्मा के साथ हुई थी। और यह शासक जो कर रहे थे, यह कहाँ पे कर रहे थे? कन्नौज में कर रहे थे, अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जो वर्धन वंश था
यह थानेश्वर इसकी राजधानी हुआ करती थी, थानेश्वर। और यह थानेश्वर कहाँ पड़ता है मित्र? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। ठीक है मित्र, ध्यान दीजिए। आगे आते हैं। तो क्या होता है कि यही शशांक, कौन बचा? शशांक के द्वारा किसकी? गृहवर्मन की, गृहवर्मा की ना बच्चा, गृहवर्मा की हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और राजश्री को, किसको? राजश्री को यह बंधक बना लेता है। क्या मित्र? बंधक बना लेता है। ठीक है, तो राजश्री को जब बंधक बना लेता है तो फिर इसकी सूचना किसको मिलती है? हर्षवर्धन को मिलती है। तत्पश्चात यह क्या करते हैं कि उधर आक्रमण कर देते हैं। तो यह जब आक्रमण करने के पश्चात, जब तक ये आक्रमण करने जाते हैं तब तक पता चलता है एक व्यक्ति के द्वारा कि राजश्री उनके कैद से निकलकर, राजश्री उनके कैद से निकलकर सती होने के लिए जाती है, सती होने के लिए जा रही होती है। ठीक है मित्र, तभी किसी के द्वारा पता चलता है कि उनकी बहन जो है उधर जा रही थी। तो इन्होंने एक, इनके गुरु थे, उनकी मदद से पता लगाया और उसको वापस लाए। वापस ला के कन्नौज जब लेके गए तो फिर इन्हें कन्नौज वालों ने भी क्या स्वीकार कर लिया? राजा स्वीकार कर लिया। ठीक है, वहाँ का जो महामंत्री था और राजश्री की सहमति पर कन्नौज की भी सत्ता इनके हाथ में आ गई। तो अब यहीं से वास्तविक सत्ता जो आई, वास्तविक सत्ता, तो यहीं से अब इनकी राजधानी थानेश्वर से होके कहाँ हो जाती है मित्र? कन्नौज हो जाती है, कन्नौज हो जाती है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। उसके बाद यह राजश्री का बदला लेते हैं और दोनों को, शशांक और देवगुप्त दोनों को मार देते हैं। ठीक है मित्र, अब आइए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा इनके बारे में पृष्ठभूमि। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए अभी मैं चर्चा कर रहा था, तो प्रयाग, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, तो कहाँ थी? थानेश्वर थी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पे। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो बताइए, कृष्णदेव कौन था? कृष्णदेव राय या पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा या चिक्का वाडेयरा? तो आप लोग जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय था, जो कि कहाँ पे बजा? बादामी चालुक्यवंशी शासक था। ठीक है, चालुक्यवंशी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है मित्र, इनके समकालीन था। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन की बात करते हैं फिर से। देखिए हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? देखिए आ गया, तो प्रभाकर वर्धन नहीं, ये तो इनके पिता थे। नरसिंह वर्मन पल्लव, ये पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन। शशांक को तो मारा था इन्होंने ही। तो ये सारे ऑप्शन कट जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तब पराजित करने वाला व्यक्ति कौन हो जाता है? तो यह हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है। आगे आते हैं, हर्ष का राजकवि कौन था? भारवी, रवि कीर्ति, विष्णु शर्मा या बाणभट्ट? बताइए मित्र। तो बाणभट्ट थे। बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ मैं फिर आज उपस्थित हुआ हूँ मित्र, इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप सेशन को लाइक भी कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। 150 व्यू होता है, कमेंट 10-12 रहते हैं, तो क्या है, कमेंट भी करिए। ठीक है मित्र। तो बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो आप लोग जानते हैं कि यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे आते हैं, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? कौन है कादम्बरी के लेखक? बताइए। हर्षवर्धन, बिंदुसार, भास्कर वर्धन और बाणभट्ट। तो बताइए मित्र, आप लोग जानते हैं, नाम से ही जैसा कि पता चल गया होगा आप लोगों को कि कौन है, तो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। आगे आते हैं, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, व्यास या वाल्मीकि? बताइए मित्र, बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी साथी? तो आप लोग जानते हैं कि जो हर्षचरित भी लिखी गई थी वो किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का
महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क था, अशोक था? आगे का क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। या बिंबिसार था या हर्षवर्धन था? चलिए अपना ऑप्शन इधर ही मिल गया, तो वह हर्षवर्धन था। कौन था बच्चा? हर्षवर्धन। आगे आते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फाहियान आया था, इत्सिंग आया था, कनिष्क आया था, वेनसांग आया था? बताइए मित्र कौन आया था? तो आप लोग जानते हैं इनके समय कौन आया था? वेनसांग आया था। इसको क्या कहा जाता है? वेनसांग को क्या कहा जाता है बताइए? तीर्थयात्रियों का मतलब प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक, तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। आगे आते हैं, कौन आया था? वेनसांग आया था 9वां का। बता दिए ना, बता दिया मैंने। आगे चलिए, अरे आगे चलते, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? तो अभी बात हो रही थी वेनसांग की। वेनसांग किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदामन, हर्षवर्धन? चलिए मित्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए। तो यह किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। आप लोग जानते हैं इसको। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार था, कन्नौज था, वैशाली था, नालंदा था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन था? नालंदा था। कौन सा? नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था नालंदा। जानते हैं एक ही महाविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो आप लोग जानते हैं ये अभी बिहार में है, बहुत आसान है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी? तो आप लोग जानते हैं बच्चा, बख्तियार खिलजी ने ही क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्वेश्चन आगे आते हैं, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए। पुष्यभूति वर्धन ने की थी। किसने की थी मित्र? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। मैंने क्या किया है आपको अभी इसके बारे में जो प्रारंभिक चर्चा किया, तो आप जानते हैं कि यही था। आगे आते हैं, वर्धन वंश के महान सम्राट हर्ष ने किसकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया? तो आप जानते हैं कि इनके जो भाई थे राज्यवर्धन, इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राज सिंहासन पे बैठते हैं 606 ईस्वी में। आइए आगे, हर्ष की बहन राजश्री का विवाह किस राजवंश में किया गया था? तो आप बताइए, वाकाटक, मौखरी, वल्लभी या कदम? तो अभी मैं ऊपर ही बताया था कि मौखरी राजवंश में किया गया था। किसके साथ किया गया था? तो आप लोग जानते हैं गृहवर्मा नाम था इनका, गृहवर्मा के साथ, गृहवर्मा के साथ। आगे आते हैं, थानेश्वर का शासक कब बना हर्षवर्धन? हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक कब बना? तो 600 ईस्वी में, 606 ईसा पूर्व में, 600 ईस्वी में या 598 ईस्वी में? बताइए। तो अभी मैं ऊपर ही आप लोगों को बता के आया हूँ कि क्या है इसका, 606 ईस्वी में ये हर्षवर्धन को शासक बनाया गया था। आगे आते हैं, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? किस अभिलेख से मिलती है? तो बांसखेड़ा से, वेनसांग के वर्णन से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या एहोल अभिलेख से? साथी बताइए, बताइए मित्र, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं हैं। आइए आगे आगे चले बच्चा, चलिए बताते हैं। एहोल अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या बिहार? बताइए। तो आप लोग जानते हैं किस में स्थित थी, किस राज्य में? तो हरियाणा में, अभी मैंने ऊपर बताया भी था। अब देखिए, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी, हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित है इनकी जीवनी का नाम। तो वेनसांग, वराहमिहिर या बाणभट्ट? तो आप लोग जानते हैं एक ही विद्वान व्यक्ति इनके राज दरबार में थे, वह थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा यह लिखी गई। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र का, भोजपुर का, थानेश्वर का, क्या इसमें से कोई नहीं? बताइए मित्र।
तो आप लोग जानते हैं कहाँ का निवासी थे, बाणभट्ट थानेश्वर के निवासी थे। हर्ष को किस नाम से जाना जाता था, शिलादित्य, आदित्य, धर्मादित्य? बताइए मित्र, बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। किस नाम से जाना जाता था बच्चा? तो इसका एक उपनाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? आप जानते हैं कि हर्षवर्धन भी काफ़ी संस्कृत का एक विद्वान शासक था और पढ़ा लिखा था। यह भी 3 महाग्रंथों की रचना किया था। इसमें से कौन सी नहीं किया था? तो आप जानते हैं कि हर्षचरित्र की अभी बात हो रही थी कि किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा यह लिखा गया है ना। तो इसी की क्या बोलते हैं, रचना यह नहीं किया था। ठीक है मित्र, इसकी रचना नहीं किया था हर्षचरित्र। बाकी नागानंद इसी की है, प्रियदर्शिका इसी की है, रत्नावली इसी की है, इसी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे आते हैं 11 क्वेश्चन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आप कितनी बार हमें लोग पढ़ चुके हैं, अभी 11 का बी हो जाएगा, वेनसांग आ जाएगा। आइए देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था, जहाँ पर सैनिक संसाधनों के अतिरिक्त अन्य सभी संसाधनों को दान कर देता था, जिसमें उसके शरीर के वस्त्र भी शामिल थे? ठीक है, तो बताइए वह महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? कन्नौज में, उज्जैन में, प्रयाग में, या इसमें से कोई नहीं? बताइए साथी। तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। कहाँ मित्र? प्रयाग में। उसी को आज के डेट में कुंभ का नाम दे दिया गया, उसी को कुंभ के रूप में परिवर्तित कर दिया। महामोक्ष परिषद में हर्ष ने निम्न में से किसकी पूजा की थी? तो शिव की, बुद्ध की, सूर्य की, या उपयुक्त सभी की? तो आप जानते हैं कि यह पहले क्या थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। ये बाद में बौद्ध हुए, फिर भी मिलता है प्रमाण कि यह सभी धर्मों की पूजा करते थे। मतलब शिव की भी करते थे, बुद्ध की करते थे, सूर्य की भी करते थे। ठीक है, आगे आते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो मैंने ये बताया था, मौखरी, वल्लभी, उज्जैनी और कन्नौज। बताइए। तो आप लोग जानते हैं कन्नौज किया। आगे, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि योंग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? बताइए। फाह्यान को, इत्सिंग को, वेनसांग को, इसमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है? वेनसांग को कहा जाता है, वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता था यात्री। आगे आते हैं। हर्ष के समकालीन वह कौन सा शासक था जिसे बौद्ध द्रोही माना जाता था तथा जिसने गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? देखिए बहुत। तो वह कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय, इसमें से कोई नहीं, या शशांक? तो आप लोग जानते हैं कि वह शशांक ही पापी शासक था, जो क्या कर रहा था, इनके साथ बहुत ही घृणा के साथ पेश आ रहा था, और बौद्ध वृक्ष को, जो वहाँ पे जहाँ पे किसको, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है मित्र, आ गया। हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो आप जानते हैं, मैंने बताया अभी, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का यह शासक था, जो कि दक्षिण भारत के शासक थे ये। आगे चले मित्र। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो अभी मैंने ऊपर भी बात किया, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, या इसमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं किसको जाता है? तो हर्षवर्धन को ही जाता है। आगे आते हैं मित्र। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ठीक है, तो बड़े भाग का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया फिर? तो यह भी आप लोग जानते हैं किसके द्वारा किया गया? हर्षवर्धन के द्वारा ही किया गया। यह भी एक काफ़ी पराक्रमी शासक था बच्चा।
हर्ष का राज कवि कौन था? राज कवि कौन था? भारवी, रवि कीर्ति, विष्णु वर्मा या बाणभट्ट? तो कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है बच्चा, तो ये रहे टॉप। कितने क्वेश्चन थे? लगभग आज थोड़े कम थे, तो इसमें सिर्फ हर्षवर्धन को ही हमें पढ़ना है, इसलिए 35 क्वेश्चन ही मिल पाए जो ज़रूरी समझ में आया, मैंने आपको सामने पेश किया। तो आप एक काम करें बच्चा कि सेशन बेहतरीन लग रहा है, कंटेंट बेहतरीन लग रहा है, तो आप जय काव्य एकेडमी, जय काव्य अकादमी नामक यूट्यूब चैनल, किसको बच्चा? यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, मिलेगा। जय काव्य में कोई स्पेस नहीं होगा, बीच में स्पेस देके एकेडमी लिखेंगे। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर जब ऑन करेंगे तो आएगा, उस पर जय लिखा होगा इंग्लिश में और काव्य लिखा होगा हिंदी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसके नीचे एक सब्सक्राइब रेड कलर का दिखेगा, जिसको आपको एक बार प्रेस करना है। इधर 3 घंटियाँ बन के आ जाएंगी, एक नोटिफिकेशन की होती है और एक बेल आइकान होती है, और एक मतलब नोटिफिकेशन के लिए नहीं होती। तो आपको ऑल वाले पे क्लिक करना है कि जो भी वीडियो पढ़ेंगे आपको तुरंत बिना ढूंढे, बिना खोजे, बिना तकलीफ़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मित्र, मेरे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, छात्रों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मित्र, शेयर करिए साथी, और सेशन बेहतरीन लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दिया करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एकदम गाजीपुर में तहलका मचवा दीजिए मित्र, मेरे स्नेही, ताकि लगे कि हाँ गाजीपुर में भी कोई एक व्यक्ति है जो बच्चों के लिए निरंतर अथक प्रयास कर रहा है। तो जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।